हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे। मेरा नाम है ब्रिजेश कुमार और आप देख रहे हैं कोर्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक CUET PG 2025 का फॉर्म नहीं भरा है एमएड कोर्स के लिए, तो आप अभी फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने की डेट अभी है। तो आप अगर अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं तो जल्दी से जल्दी आप फॉर्म भर लीजिए। और ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने कि फॉर्म भर लिया है, तो आज से आपकी क्लासेस स्टार्ट कर दी गई हैं और आज ये आपकी पहली क्लास है। और हमने इससे पहले जब आपका CUET PG 2024 हुआ था, तो 2024 में भी हमने काफ़ी थ्योरी की क्लासेस कराई थी और प्रैक्टिस सेशन कराया था। तो उसके आगे से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। पिछले साल जहाँ तक मैंने पढ़ा दिया था, उसके आगे से आज की इस क्लास से मैं स्टार्ट करूँगा। तो सबसे पहले ये देखिए, ये जो PDF है ये CUET PG एमएड का सिलेबस है। COQP15 एमएड का सिलेबस है। अगर आप एमएड के लिए CUET PG अप्लाई किए हैं तो आपको 10 यूनिट पढ़ने हैं। आप का जो पेपर होगा वो 75 क्वेश्चन का एक पेपर होगा और वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि बीएड में आपने जो 2 साल में पढ़ रखा है, 2 इयर्स में, उसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो क्वेश्चन पेपर होगा वो आपका बाइलैंग्युअल होगा, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का होगा। अगर आप कोई एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो जितना नंबर आप पाए रहेंगे उसमें से आपका 1 नंबर घटा दिया जाएगा। इस प्रकार का पेपर पैटर्न है। तो 10 यूनिट आपको पढ़ने हैं। सिलेबस पे ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दिया है, तो आप सिलेबस वाली वीडियो को देख लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको सभी महत्वपूर्ण वीडियो सेशन के लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप ज़रूर एक बार चेकआउट कीजिएगा वीडियो डिस्क्रिप्शन को। तो पिछले साल मैंने जिस यूनिट को पढ़ाया था, मैंने यूनिट 3 को पढ़ाना स्टार्ट किया था पिछले साल, और यूनिट 3 में मैं साइकोलॉजी वाला पोर्शन पढ़ा रहा था। तो पिछले साल हमने आपको पढ़ा दिया था साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी, नेचर एंड मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी, लर्निंग भी पढ़ा दिया था, मोटिवेशन भी पढ़ा दिया था। और इसके बाद लर्निंग और मोटिवेशन की थ्योरी भी मैंने आपको करा दी थी। थांडाइक की थ्योरी कराई थी, SR थ्योरी, क्लासिकल कंडीशनिंग पैवलोव की कराई थी, ऑपरेंट कंडीशनिंग स्किनर की करा दी थी, और गेस्टाल्ट थ्योरी कोहलर की कराई थी, और कॉग्निटिव थ्योरी पियाजे, जीन पियाजे का कराई थी, और सोशल डेवलपमेंट थ्योरी लेव वाइगोस्की की भी हमने आपको करा दी थी। इसके बाद हम पढ़ रहे थे कि जो लर्निंग है, जो आपका अधिगम है, इसको स्पेशल संदर्भ में हम पढ़ रहे थे कि कंस्ट्रक्टिविज्म लर्निंग के बारे में क्या बोलता है, बिहेवियरिज्म लर्निंग के बारे में क्या बोलता है, इक्लेक्टिविज्म या इक्लेक्टिक अप्रोच लर्निंग को लेकर क्या बोलता है, लर्निंग को लेकर इसके क्या मायने हैं। तो बिहेवियरिज्म अप्रोच टू लर्निंग, कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच टू लर्निंग, इलेक्ट्रिक अप्रोच टू लर्निंग, ये तीनों की थ्योरी की क्लासेस हमने आपको करा दी है। और आज इसमें कुछ प्रैक्टिस सेशन बच गया था। देखिए हम क्लास कैसे लेते हैं आपको बता दें। पहले आपकी क्या होती है, थ्योरी की क्लास ली जाती है एक टॉपिक पे, जैसे कि बिहेवियरिज्म अप्रोच टू लर्निंग, एक थ्योरी की क्लास आपकी अपलोड होगी। फिर उसी के एक दिन बाद आपके प्रैक्टिस सेशन की क्लास अपलोड होती है। प्रैक्टिस सेशन में क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, MCQ टाइप के क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ, 10 या 10 से 15। तो एक टॉपिक पे मैं आपको थ्योरी की एक क्लास लेता हूँ और प्रैक्टिस सेशन की एक क्लास लेता हूँ। तो बिहेवियरिज्म अप्रोच टू लर्निंग, कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच टू लर्निंग, इलेक्ट्रिक अप्रोच टू लर्निंग की थ्योरी की क्लास हो चुकी है। प्रैक्टिस सेशन बचा है कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच टू लर्निंग का, और इलेक्ट्रिक अप्रोच टू लर्निंग का प्रैक्टिस सेशन बचा है। तो आज के इस पर्टिकुलर क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं मैं आपको बता देता हूँ। कंस्ट्रक्टिविज्म
विजम अप्रोच टू लर्निंग का प्रैक्टिस सेशन हम देखेंगे कि यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या बन सकते हैं एग्जाम में, उन सारे क्वेश्चंस को आज हम देखेंगे। तो आपको तैयारी के लिए किन प्लेलिस्ट को फॉलो करना है मैं आपको सबसे पहले चैनल पे चल के बताता हूँ। CUET PG 2025 एमएड या MA एजुकेशन के जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, मैं आपको 3 प्लेलिस्ट के बारे में बताऊंगा जो कि चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको दिखेंगी। जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है आप इन 3 प्लेलिस्ट को ही फॉलो कीजिएगा और इन 3 प्लेलिस्ट में जितनी वीडियो ऐड होंगी उसी के थ्रू आपको तैयारी करनी है। तो आप देख सकते हैं कि हम YouTube चैनल पे आ गए हैं और इसी चैनल पे आपको तैयारी करनी है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ये चैनल ओनली ऑन एमएड के लिए जाना जाता है, एमएड एंट्रेंस और एमएड 2 साल की स्टडी के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं प्लेलिस्ट का आपको ऑप्शन मिलता है, तो आपको सिंपली सा इस प्लेलिस्ट पे क्लिक कर देना है और जैसे ही आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो अभी हमारे सामने प्लेलिस्ट देखिए शो हो जाएंगी। आपको स्क्रॉल डाउन करना है और स्क्रॉल डाउन करने के बाद जो पहला प्लेलिस्ट है, मैं आपको 3 प्लेलिस्ट के बारे में बताऊंगा जिसके थ्रू आपको CUET PG 2025 की तैयारी करनी है। तो देख सकते हैं आप, ये देखिए सबसे पहला जो प्लेलिस्ट है आपकी ये है CUET PG एमएड एंट्रेंस थ्योरी ऑनलाइन क्लास ऑल यूनिट 2025। अभी इसमें हमने यूनिट 3 की क्लासेस अपलोड कर दी हैं, एक आध 2 टॉपिक बचा है। हाँ, यूनिट 3 टोटल कंप्लीट है इसमें, ठीक ना। तो यूनिट 3 की टोटल क्लासेस अपलोड हैं और बाकी जितने यूनिट हैं 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 सभी की क्लासेस अपलोड हो जाएंगी, आप टेंशन नहीं लीजिएगा। और बाकी कहीं अगर आप अन्य जगह से पढ़ रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। आपको जहां भी स्टडी मटेरियल अच्छा मिलता है, लगता है कि यूजफुल है हमारे एग्ज़ाम के लिए, तो आप बिल्कुल पढ़ाई कीजिएगा। हाँ, ऐसे जगह कहीं आप अपना समय मत दीजिएगा जहाँ पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन से समझौता किया जा रहा हो या फिर ऐसा चीज़ आपको तैयारी कराया जा रहा हो जो आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना कम हो उस चीज़ की, ठीक है। तो ये पहला प्लेलिस्ट है जिसको कि आपको फॉलो करना है। तो अभी मैं आज जो प्रैक्टिस सेशन कराने वाला हूँ तो उससे पहले आप इस थ्योरी की क्लास को ज़रूर पढ़ लीजिएगा, तभी वो प्रैक्टिस सेशन आपको समझ में आएगा। देखिए स्क्रॉल डाउन हम करेंगे और सबसे नीचे हम जाएंगे, ये वाला इस थ्योरी की क्लास का प्रैक्टिस सेशन मैं आपको कराने वाला हूँ। रचनावाद अधिगम के परिप्रेक्ष्य में कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच टू लर्निंग, इससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं, इसका मैं आपको प्रैक्टिस सेशन कराऊंगा। बाकी अगर आपने इन सभी थ्योरी की क्लास को नहीं देखी तो बिल्कुल देखिएगा, बहुत ही कंटेंट बेहतरीन है। ऐसा कुछ भी आपको इसमें नहीं पढ़ाया गया है जो आपके एग्जाम में नहीं आता है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पेपर उठा के देख लीजिएगा, अगर एक भी आउट ऑफ क्वेश्चन होगा तो आप हमसे बताइएगा, ठीक है, क्योंकि हम एनालिसिस के थ्रू ही क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करके ही थ्योरी की क्लास को हम क्या करते हैं, प्लान करते हैं। फिर इसके बाद जो दूसरा प्लेलिस्ट आपको फॉलो करना है वो ये है CUET PG एमएड एंट्रेंस एग्जाम प्रैक्टिस सेट 2025 प्लेलिस्ट। तो इसमें जितना भी प्रैक्टिस सेशन अपलोड किया गया है वो सारे आपको देखना है, नोट्स बनाने हैं और आगे आज से जितना भी क्लास अपलोड होगा थ्योरी की प्रैक्टिस सेट की वो सारा आप पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे, अपने डाउट्स पूछेंगे। और अगर आपको कुछ स्पेशल समस्या या प्रॉब्लम आती है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके एडमिन वाले नंबर पे ही मैसेज कीजिएगा। ग्रुप में आप मत पूछिएगा क्योंकि हो सकता है मैं कॉलेज में क्लास ले रहा हूँगा या किसी अदर वर्क में इंक्लूड रहूँगा तो आपका मैसेज का रिप्लाई मैं तुरंत नहीं दे पाऊँगा, ठीक है। तो आप एडमिन वाले नंबर पे ही मैसेज करें अगर आपको किसी भी विशेष प्रकार की समस्या आती है तो। फिर इसके बाद जो तीसरा प्लेलिस्ट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का प्लेलिस्ट है। इसमें मैंने आपका CUET PG 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करा दिया है, तो आपको इसको देख लेना है। अभी मैं कुछ दिन में, एक हफ्ते के अंदर में
CUET PG 2024 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको अपलोड कर दूंगा, उसकी क्लासेस अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, जिसमें मैं आपको 75 क्वेश्चन जो 2024 CUET PG एमएड में पूछे गए हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से समझा दूंगा। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इस चैनल पर जो चीज़ें आपको पढ़ाई जाती हैं, समझाई जाती हैं, बहुत ही आसान तरीक़ा से, आसान भाषा में आपको समझाई जाती हैं। ठीक है, हमारी कोशिश होती है कि कितना अच्छे से आपको चीज़ें एकदम प्रैक्टिकली रूप से समझा दी जाएं। और आप किसी स्टूडेंट से रिव्यू भी ले सकते हैं। हमारे पढ़ाए हुए विद्यार्थी आज बहुत ही अच्छे अच्छे विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे कि आप BHU, DU, CUSB, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय जो आपका सागर में है। तो इन सभी विश्वविद्यालयों में हमारे कई स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेरे 2-3 छात्र हैं जो कि अभी पढ़ रहे हैं। तो यहाँ से हमने कई बच्चों का एडमिशन कराया हुआ है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में इस चैनल के थ्रू। तो बिल्कुल आप यहाँ से तैयारी कीजिए। और आप ये देख सकते हैं कि सेशन जितने भी अपलोड हुए हैं अच्छे फीडबैक हैं इसके। तो इन सभी सेशन को आपको देखना है, खुद का नोट्स बनाना है। किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं CUET PG एग्ज़ाम में, उसके लिए आप इस सेशन को देखिएगा। इसमें मैंने पूरा प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस किया है कि कैसा क्वेश्चन आता है, तो इसको एक बार आप ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें आप फॉलो कीजिएगा। इसमें मैंने मैराथन भी लिया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये मैराथन 1 घंटा 9 मिनट का मैंने लिया हुआ है, जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ जो एमएड एंट्रेंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही मैंने कराया है। एक मैराथन और है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 घंटा 18 मिनट का। तो इन मैराथन को आप जरूर देखिएगा, यहाँ से आपका बेस बहुत ही ज़्यादा मजबूत होगा। चलिए आज की क्लास को फिर स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, तो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करेंगे। CUET PG 2025 की हर एक ऑथेंटिक अपडेट, जो भी नया नोटिफिकेशन NTA के तरफ से जारी किया जाएगा आपके एग्जाम को लेके, सारी अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, व्हाट्सएप चैनल पे मिलेगी। तो इन दोनों जगह को आप ज्वाइन करना किसी भी कीमत पे मत भूलिएगा, वरना आप बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट से छूट सकते हैं। ठीक है, बाकी हम आपके साथ काउंसलिंग तक बने रहते हैं एग्जाम होने के बाद, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हम किसी भी प्रकार का कोई पैड बैच नहीं चलाते हैं अभी, और इसका कारण ये है कि अभी हमारे पास टीम की थोड़ी कमी है। तो हमको लगता है कि हम उस प्रकार का कंटेंट या उस प्रकार का सर्विस अभी आपको नहीं दे सकते, तो पैसा लेना गलत होगा। तो ये चीज़ है। लेकिन अगर कहीं पे कोई पैड बैच चलता है तो आप बिल्कुल वहाँ पे जुड़ सकते हैं, अगर आपको अच्छा लगता है, सही लगता है तो। हाँ, लेकिन आप अगर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करते हैं वीडियो डिस्क्रिप्शन के थ्रू, तो आप किसी अदर प्लेटफॉर्म की चीज़ें वहाँ पे शेयर नहीं करेंगे। जैसे कोई कोई बैच बेच रहा है या कोई किसी ने बुक बनाया है, तो इस प्लेटफॉर्म पे आपको वो चीज़ें शेयर करने से बचना है। ठीक है, अभी जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें मैंने परमिशन अलाउ कर दिया है आपके चैट के लिए, ताकि आप कुछ हेल्प ले सकें। बस आप अपनी मर्यादाओं का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं, आपको ऑथेंटिक जानकारी मिलेगी। ठीक है, चलिए फिर आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए तो देखिए, हम पढ़ रहे हैं रचनावाद को। किसको पढ़ रहे हैं, कलर चेंज कर लेता हूँ। हम पढ़ रहे हैं रचनावाद को, और किसके परिप्रेक्ष्य में पढ़ रहे हैं, सीखने के परिप्रेक्ष्य में, यानी कि अधिगम के परिप्रेक्ष्य में। सीखने यानी कि अधिगम के परिप्रेक्ष्य में, यानी कि जो कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच है, ये अप्रोच किस प्रकार का टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की बात करता है। हमें शिक्षण किस प्रकार से करना चाहिए क्लास में, और किस प्रकार से लर्निंग का एनवायरनमेंट क्रिएट करके बच्चों को देना चाहिए। लर्निंग का ऑल ओवर प्रोसेस क्या होना चाहिए, ये रचनावाद इस संदर्भ में क्या कहता है, उन्हीं चीज़ों से संबंधित आज हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं। फिर से मैं वही बात दोहराऊंगा कि आप थ्योरी की क्लास जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि बिना थ्योरी की क्लास देखे आपको ये प्रैक्टिस सेशन अच्छे से समझ में नहीं आएगा।
तो आप इस चीज़ को बिल्कुल भी अनदेखा नहीं कीजिएगा, आपको थ्योरी क्लास देखनी है। कंस्ट्रक्टिविज्म की जब हम बात करते हैं तो हम कंस्ट्रक्ट करने की बात करते हैं, निर्माण करने की बात करते हैं, यानी बच्चा क्या करेगा, ज्ञान का निर्माण करेगा। और ज्ञान का जब वो निर्माण करेगा तो जो टीचर होगा वो एक फैसिलिटेटर होगा, सुविधादाता होगा, यानी कि टीचर मतलब बहुत ज़्यादा सक्रिय नहीं होगा, छात्र उसमें बहुत ज़्यादा सक्रिय होगा। वो जो टीचर है इस प्रकार का एनवायरनमेंट बच्चा को प्रदान करेगा कि बच्चा उसमें सीख सके, अनुभव करके सीख सके। तो ये जो कंस्ट्रक्टिविज्म है किसकी बात करता है, लर्निंग बाय डूइंग की बात करता है। किसकी बात करता है, लर्निंग बाय डूइंग की बात करता है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात करता है। बिहेवियरिज्म का यह विरोध करता है, जो कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच है, यह बिहेवियरिज्म अप्रोच का, व्यवहारवाद दृष्टिकोण का विरोध करता है, क्योंकि व्यवहारवाद में रटने पे जोर दिया जाता है, प्रैक्टिस पे जोर दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या बोला जाता है कि आप एक्सपीरियंस कीजिए और उसी एक्सपीरियंस को रिकंस्ट्रक्ट कीजिए, रीऑर्गेनाइज कीजिए और उसके थ्रू नॉलेज को डेवलप कीजिए। तो इसी से संबंधित आज हम प्रश्न देखने वाले हैं। आपके सामने जो पहला प्रश्न है आप देख सकते हैं, रचनावाद यानी कंस्ट्रक्टिविज्म किस प्रकार से सीखने की बात करता है। तो आपके पास यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। दूसरा है व्याख्यान विधि से, लेक्चर मेथड। तीसरा है ज्ञानात्मक तौर पर यानी कॉग्निटिव लेवल। और चौथा है पुनर्बलन के द्वारा यानी थ्रू रीइंफोर्समेंट। तो अगर आप व्यवहारवाद अप्रोच पढ़े हैं लर्निंग के संदर्भ में तो आपको पता होगा कि जो व्यवहारवाद अप्रोच है वो पुनर्बलन की बात करता है और ज्ञानात्मक तौर पर यानी प्रैक्टिस करने की बात करता है। तो ये दोनों ऑप्शन तो आपका गलत हो जाएगा। और व्याख्यान विधि से अगर कहेंगे तो भाई व्याख्यान विधि से अगर टीचर पढ़ाएगा तो बच्चा नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कैसे करेगा। टीचर लेक्चर दे रहा है, बच्चा सुन रहा है, तो बच्चा तो वहाँ पे निष्क्रिय हो गया, कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा है, कुछ अनुभव नहीं कर पा रहा है उस हिसाब से, तो उतना ज़्यादा बच्चा वहाँ पे सक्रिय नहीं है। तो इसलिए ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। तो जो हमारा पहला ऑप्शन है करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो पहला का हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए एनटीए जो एग्ज़ाम लेती है सीयूईटी पीजी का, उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ होती है वो टाइम मैनेजमेंट होता है। जो आपको 75 क्वेश्चन मिलेंगे उसमें आपको टाइम मैनेजमेंट करना होगा। एक क्वेश्चन को बहुत ही स्पीड में सॉल्व करके आगे बढ़ना होगा और स्पीड में आप तभी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे जब आप बहुत सारा प्रैक्टिस किए होंगे क्वेश्चंस का, थ्योरी की बहुत सारी क्लासेस आपने पढ़ी होंगी, नोट्स बनाया होगा, बीएड में 2 साल अच्छे से पढ़ा होगा, तभी ये चीज़ संभव है। ठीक है, और इस साल हो सकता है कि आपका कट ऑफ अधिक जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो बीएचयू और डीयू में जाना चाहते हैं एमएड करने के लिए। जो भागम भाग होती है, जो संघर्ष होता है जहाँ पे प्रवेश लेने के लिए, तो आपका CIE है, आपका सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन दिल्ली यूनिवर्सिटी का, और आपका बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में ही 2 जगह है जहाँ बच्चे एमएड में प्रवेश लेने के लिए बहुत ही लालायित होते हैं, बहुत ही इच्छुक होते हैं। तो यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए आपको ज़्यादा नंबर लाने की बिल्कुल आवश्यकता है। और अगर आप चाहते हैं कि किसी ऐसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी की आपको जानकारी चाहिए कि वहाँ का हॉस्टल प्रोसेस क्या है, कैसा स्टडी कल्चर है, जो कि सीयूईटी पीजी के अंडर में आती है यूनिवर्सिटी, तो आप कमेंट में बोलिएगा, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। ठीक है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए, जो दूसरा क्वेश्चन है वो आपके सामने है, रचनात्मक तरीके से सीखने पर इनमें से कौन विद्वान जोर देते हैं। तो यानी कि आपके सामने कुछ विद्वानों के नाम दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि रचनात्मक तरीके से, कंस्ट्रक्टिव वे में लर्निंग करने का समर्थन इनमें से कौन विद्वान करते हैं। तो कंस्ट्रक्टिव वे में लर्निंग करने का वही विद्वान समर्थन करेंगे जो कंस्ट्रक्टिविज्म से जुड़े होंगे। तो देखिए आपके सामने पहला नाम है, जो पहला नाम क्या है, गिम बाटिसा विको। दूसरा नाम है आपका जॉन डीवी। तीसरा है जीन पियाजे और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो जो गिम बाटिसा विको थे, ये क्या बोलते थे, ये बोलते थे, ये एक दार्शनिक थे। इनका मानना था कि जब हम नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं तो हम उस नॉलेज को लेकर
हमारे अंदर बेहतर समझ हो पाती है। इनका कहना यह है कि जैसे कि हम किसी एक ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो वो ऑब्जेक्ट रियल में वैसी ही होगी, ये हमें तुरंत थोड़ी ना पता चल पाएगा। हम उस ऑब्जेक्ट के पास जाएंगे, उसका एनालिसिस करेंगे, फिर उसमें मेरा कुछ हम करेक्शन करेंगे और फाइनली हमको एक रियल नॉलेज का पता चल पाएगा। तो गिम वाटिसिका विको जो हैं ये कंस्ट्रक्टिव वे से ही लर्निंग की बात करते हैं, तो ये सही हो जाएगा आपका। अब जो जॉन डीवी हैं, जॉन डीवी तो आपको पता ही है कि लर्निंग बाय डूइंग की बात करते हैं और ये एक प्रसिद्ध एजुकेशनल प्रैक्टिशनर थे, फिलोसोफर भी थे और इन्होंने कहा भी है कि लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस होना चाहिए, कि जो लर्निंग है वो एक्सपीरियंस के थ्रू होना चाहिए। इनका मानना भी था कि एजुकेशन इज प्रोसेस इन्वॉल्विंग कंटिन्यूअस रिकंस्ट्रक्शन एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंसेस, कि जो शिक्षा है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि कंटिन्यूअस रिकंस्ट्रक्शन एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंसेस के थ्रू हो पाती है। कि हमारे पास कोई एक्सपीरियंसेस है तो उसी को हम क्या करते हैं, रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं, रीऑर्गेनाइज करने की कोशिश करते हैं, क्या करने की करते हैं, रीऑर्गेनाइज करने की कोशिश करते हैं और हम अपने एक्सपीरियंसेस को ही रिकंस्ट्रक्ट करके रीऑर्गेनाइज करके ही लर्निंग तक पहुंच पाते हैं, मीनिंगफुल लर्निंग कर पाते हैं, चाहे फिर शिक्षा की जो प्रक्रिया है वो भी संपन्न हो पाती है। तो जॉन डीवी भी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और जीन पियाजे को अगर आप बोलेंगे तो जीन पियाजे क्या है, फादर ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच हैं, कि जो कंस्ट्रक्टिविज्म स्कूल्स है या फिर अप्रोच है उसका अगर किसी को फादर बोला जाता है तो वो हैं जीन पियाजे जी। तो ये भी सही हो जाएगा आपका। तो इस हिसाब से जो दूसरा का आपका सही हो जाएगा वो उपरोक्त सभी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, चलिए जो तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन क्या है, रचनावाद का जनक किसे कहा जाता है, यानी कंस्ट्रक्टिविज्म का फादर किसे कहा जाता है। तो आपके पास ऑप्शन है लेव वाइगोत्स्की, दूसरा है जीन पियाजे, तीसरा है जीरोम ब्रूनर और चौथा है एर्नेस्ट वोन ग्लेसरफेल्ड। तो जो जीन पियाजे महोदय हैं इन्हें फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी भी कहा जाता है और कंस्ट्रक्टिविज्म के भी जनक इन्हीं को माना जाता है। इन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्टिविज्म लर्निंग पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। इन्होंने एसिमुलेशन की बात की, इक्विलिब्रेशन की बात की, न्यू सिचुएशन, डिसइक्विलिब्रेशन और एकोमोडेशन के थ्रू लर्निंग की बात की। इन्होंने स्टेप बताए कुछ और उन्हीं स्टेप्स के द्वारा लर्निंग की बात की। तो जब आप, जैसे मैं इनके स्टेप्स आपको बताता हूँ, जो जीन पियाजे महोदय थे वो उन्होंने एसिमुलेशन की बात की, कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई चीज़ आत्मसात करते हैं। इनका जब आप संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पढ़ेंगे तो उसमें चीज़ आपको पढ़ने को मिलेगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई चीज़ आत्मसात करते हैं, फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, इक्विलिब्रेशन होता है, यानी हमारे अंदर एक संतुलन होता है, एक स्कीमा बन पाता है। और फिर उसके बाद क्या आता है कि हमारे सामने कोई न्यू सिचुएशन आता है। क्या आता है, न्यू सिचुएशन हमारे सामने आता है। और जब न्यू सिचुएशन आता है तो जो स्कीमा था उसमें डिसबैलेंस हो जाता है। तो क्या बोलेंगे हम कि डिसइक्विलिब्रेशन हो जाता है, डिसइक्विलिब्रेशन हो जाता है। और फिर इसके बाद हम कुछ समायोजन करते हैं तो फिर हमारे अंदर क्या होता है, एकोमोडेशन होता है। समायोजन हम कर सकते हैं, हम समायोजन करते हैं और फिर हमको रियल नॉलेज का पता चल पाता है। इन्होंने जब जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत को हम पढ़ते हैं तो उसमें एक उदाहरण भी आपने देखा होगा कि एक छोटा सा बच्चा था, उसने एक बिल्ली को देखा और बिल्ली को जब देखा तो उसने देखा कि बिल्ली के कितने 4 पैर होते हैं। तो उसके अंदर एक स्कीमा बना कि भाई 4 पैर वाला जो होता है वो बिल्ली होता है। तो उसने एक चीज़ एसिमुलेशन किया और संतुलन बना कि 4 पैर वाला बिल्ली होता है। फिर उसके सामने क्या आता है, कुत्ता आ जाता है, डॉग। और जब कुत्ता आता है तो एक न्यू सिचुएशन उसके सामने आती है तो कुत्ता को भी वो बड़ा बिल्ली समझ लेता है कि ये भी बिल्ली है, क्योंकि 4 पैर तो इसके भी हैं। लेकिन फिर उसको कहीं से पता चलता है कि नहीं, ये मतलब बड़ा बिल्ली नहीं है,
ये कुत्ता है। तो 4 पैर बहुत सारे जानवरों के होते हैं, तो ये चीज़ उसको पता चलता है और फाइनली वो एकोमोडेशन कर पाता है, उसका स्कीमा अपडेट हो जाता है। तो इस तरीके से लर्निंग की बात करते हैं जीन पियाजे। तो इसलिए जीन पियाजे को क्या बोला जाता है, रचनावाद का जनक बोला जाता है। और जो इसके बाद जो लियो वाइगोस्की हैं, आपके जीरोम ब्रूनर हैं, एर्नेस्ट वॉन ग्लेसरफेल्ड हैं, ये भी रचनावाद से ही जुड़े हुए हैं, कंस्ट्रक्टिविज्म से ही जुड़े हुए हैं। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी आपको देना है जीन पियाजे को। अगर ऑप्शन में आपके जीन पियाजे नहीं है तो आप सेकंड ऑप्शन जेरोम ब्रूनर को देंगे। अगर जेरोम ब्रूनर भी नहीं है तो आप लियो वाइगोस्की को टिक लगाएंगे। लेकिन पहला प्रायोरिटी रचनावाद के जनक के नाम पे आपको जीन पियाजे महोदय को ही देना है। चलिए, तो इसका सही ऑप्शन आपका बी वाला हो जाएगा। फिर इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जो अगला क्वेश्चन हमारा है वो क्या है, जो शिक्षा अनुभवों के निरंतर पुनर्निर्माण और पुनर्गठन से जुड़ी प्रक्रिया है। एजुकेशन इज प्रोसेस इन्वॉल्विंग कॉन्टिन्यूअस रिकंस्ट्रक्शन एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंसेस। यह कथन किसका है? ऑप्शन है जीन पियाजे, जेरोम ब्रूनर, जॉन डीवी, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो कथन है आपका, ये कथन आपका किसका है? जॉन डीवी महोदय का है। जॉन डीवी महोदय ही हैं जो बोलते हैं कि एजुकेशन एक ऐसा प्रोसेस है कि वो एक्सपीरियंसेस के कॉन्टिन्यूअस रिकंस्ट्रक्शन एंड रीऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ही संपन्न हो पाता है। उसके थ्रू ही शिक्षा की प्रक्रिया संपन्न हो पाती है। शिक्षा की प्रक्रिया में शामिल होता है अनुभवों के निरंतर पुनर्निर्माण और पुनर्गठन की प्रक्रिया। तो सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर इसके बाद जो पांचवा क्वेश्चन है आपका, पांचवा क्वेश्चन है इंडिविजुअल कंस्ट्रक्टिविज्म, व्यक्तिवाद रचनावाद। इंडिविजुअल कंस्ट्रक्टिविज्म, जिसे कि हिंदी में हम क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाद, व्यक्तिगत रचनावाद, किससे संबंधित है? तो देखिए, जब कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच को हम पढ़ते हैं तो कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच को विकसित करने में बहुत लोगों का योगदान है। जैसे जीन पियाजे जी का भी है, लियो वाइगोस्की जी का भी है, वॉन गेसरफेल्ड का भी है, ब्रूनर महोदय का भी है। लेकिन जो जीन पियाजे का कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच है उसको हम क्या बोलते हैं? इंडिविजुअल कंस्ट्रक्टिविज्म। उन्होंने क्या बोला था कि कोई एक बच्चा है और ये जो बच्चा है ये खुद से निर्माण करने की कोशिश करता है। जब ये जन्म लेता है तो ये खुद से चीज़ों को देखता है, समझता है और एक ज्ञान को समझने का, एक चीज़ अपनी समझ बनाने का कोशिश करता है, अपने संज्ञान का विकास करने का कोशिश करता है। तो ये जीन पियाजे का जो कंस्ट्रक्टिविज्म है उसको हम क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्टिविज्म, इंडिविजुअल कंस्ट्रक्टिविज्म। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो पहला हो जाएगा आपका सही। लेकिन इसी के साथ साथ हमें ये चीज़ भी ध्यान रखना है कि जो वाइगोस्की का कंस्ट्रक्टिविज्म है उसको क्या बोलते हैं सर? तो उसको बोलते हैं सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। ठीक है, सामाजिक रचनावाद। क्योंकि जो लियो वाइगोस्की थे उन्होंने दिया था सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत। ठीक, सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी, ठीक ना, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। तो जो लियो वाइगोस्की थे वो उन्होंने उनका जो रचनावाद अप्रोच है वो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच है। फिर इसके बाद जो वॉन ग्लेसरफेल्ड थे, वॉन ग्लेसरफेल्ड का जो आपका रचनावाद अप्रोच है उसको बोलते हैं रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म। रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म। और रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म एक तरीके से इन्होंने क्या किया है कि जीन पियाजे महोदय ने जो बात कही थी उसी का उग्र रूप से समर्थन किया है। यानी एक तरफा कि नहीं ये बिल्कुल सही है, इसमें किसी भी प्रकार के कोई संदेह नहीं है। और जो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म है तो वाइगोस्की का मानना है कि जब बच्चा अपनी समझ को विकसित करता है तो संस्कृति के माध्यम से विकसित कर पाता है, आसपास के जो लोग हैं, नेबरहुड हैं, पेरेंट हैं, टीचर हैं, उनके माध्यम से वो चीज़ों को सीखने की कोशिश करता है। इसके बाद जो ब्रूनर महोदय हैं, जो ब्रूनर महोदय का कंस्ट्रक्टिविज्म है इसको क्या बोलते हैं? कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म। इन्होंने क्या किया ब्रूनर महोदय ने कि इन्होंने बोला कि भैया मैं इंडिविजुअल कंस्ट्रक्टिविज्म को भी मानता हूं और सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म को भी मानता हूं। तो इन दोनों को प्लस करके ब्रूनर महोदय ने अपना रचनावाद एक प्रस्तुत किया, अपने दृष्टिकोण का प्रस्तुतिकरण किया रचनावाद के संदर्भ में। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इन चारों का जो अप्रोच है रचनावाद के संदर्भ में ये चीज़ याद रखना है।
चलिए इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है 6वां नंबर। नॉलेज इज नॉट अ मिरर ऑफ रियलिटी, इट्स अब्स्ट्रैक्ट एंड इट्स डेवलप थ्रू कॉग्निटिव एक्टिविटी। यह कथन किससे संबंधित है? ऑप्शन आपके सामने है इंडिविजुअल कंस्ट्रक्टिविज्म व्यक्तिवाद रचनावाद से संबंधित, व्यक्तिगत रचनावाद से संबंधित है, या फिर सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म सामाजिक रचनावाद से संबंधित है, या रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म उग्र पूर्ण रचनावाद से संबंधित है, या कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म संज्ञानात्मक रचनावाद से संबंधित है। तो यह आपको बताना है कि किससे संबंधित है। देखिए स्टेटमेंट आपका क्या है कि नॉलेज इज नॉट मिरर ऑफ रियलिटी, की जो चीज़ हमने देखा, कोई हमारे सामने ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट को हमने प्रत्यक्षीकरण किया तो वो नॉलेज पूर्णतः सत्य होगा, इसकी प्रामाणिकता नहीं होती है। यानी कि हम किसी भी चीज़ को देख रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो देखा हुआ चीज़ पूर्णतः सत्य होगा, ये चीज़ नॉलेज नहीं है। नॉलेज क्या होता है? अमूर्त होता है, यानी सिर्फ जो हम देखें वो चीज़ नॉलेज नहीं है। उसके आगे फिर हम जाएंगे, एनालिसिस करेंगे, सिंथेसिस करेंगे और उसमें करेक्शन करेंगे, अपडेट होगा, फिर जो चीज़ निकल के आएगी वो नॉलेज है। तो और ये आगे बोलते हैं कि जो नॉलेज है वो डेवलप होती है थ्रू कॉग्निटिव एक्टिविटी, यानी कि जो हमारा संज्ञानात्मक गतिविधियां हैं उसके द्वारा हम नॉलेज को डेवलप कर पाते हैं। तो कॉग्निटिव एक्टिविटी में क्या आएगा कि जैसे देखिए जब हम किसी घटना को जानते हैं, उसे देखते हैं, तो उसकी मानसिक प्रतिलिपि यानी एक स्कीमा जो हमारे दिमाग में बनता है, सिर्फ वही नॉलेज नहीं है, उसमें हम संशोधित करते हैं, ज्ञान को परिवर्तित करते हैं, परिवर्तन की प्रक्रिया को समझते हैं और परिणाम स्वरूप जो ज्ञान निर्माण हो पाता है या ज्ञान निर्माण का जो तरीका हमारे सामने आता है वही नॉलेज गेन करने का प्रोसेस है। तो इस प्रकार के स्टेटमेंट को जिन्होंने दिया है वो व्यक्तिगत रचनावाद के अंतर्गत इस प्रकार के स्टेटमेंट की बात की गई है। तो ये जीन पियाजे महोदय इस प्रकार की चीज़ें बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्या बोलते हैं कि जो नॉलेज हम डेवलप करते हैं वो कॉग्निटिव एक्टिविटी से करते हैं। एसिमुलेशन होता है, इक्विलिब्रेशन होता है, न्यू सिचुएशन आता है, डिसइक्विलिब्रेशन होता है, फिर बाद में हम अकोमोडेशन करते हैं, हमारा स्कीमा अपडेट होता है और फिर हमें रियल नॉलेज मिल पाता है। तो ये चीज़ है। तो ये आपका तीनों ऑप्शन नीचे वाला गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद जो 7वां क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन आपका है नॉलेज के कंस्ट्रक्शन में सोशल इंटरेक्शन यानी सामाजिक अंतःक्रिया, कल्चरल टूल्स यानी सांस्कृतिक साधन, आसपास के लोग यानी नेबरहुड, MKO यानी मोर नॉलेजेबल अदर जैसे टीचर हो गया, पेरेंट हो गया, की भूमिका होती है। यह कथन किससे संबंधित है? ऑप्शन है आपके सामने इंडिविजुअल कंस्ट्रक्टिविज्म, दूसरा है रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म, तीसरा है सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, चौथा है कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म। तो देखिए ये क्या बोल रहा है कि जब भी कोई नॉलेज को कंस्ट्रक्ट किया जाता है तो सामाजिक अंतःक्रिया के थ्रू हो पाता है, कल्चरल टूल्स यानी संस्कृति से जुड़ने पे हो पाता है, नेबरहुड के द्वारा होता है, मोर नॉलेजेबल अदर के द्वारा होता है। तो मोर नॉलेजेबल अदर, सांस्कृतिक टूल्स, सोशल इंटरेक्शन की बात लेव वाइगोत्स्की महोदय करते हैं। और लेव वाइगोत्स्की महोदय का जो रचनावाद का दृष्टिकोण है उसको हम क्या बोलते हैं? सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म बोलते हैं। मैंने अभी आपको ऊपर में ही बताया। तो ये चीज़ सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो आप ये चीज़ मत मान के चलिएगा कि CUET PG MAT का पेपर बहुत ही सरल होता है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आपकी भूल है। तो बिल्कुल आप इसे हल्के में नहीं लीजिएगा। इस चैनल पर जो भी सेशन अपलोड होगा उसे आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हम बिल्कुल ही कंटेंट जो होता है एकदम बेहतर डिजाइन करते हैं और बेहतर कंटेंट आपके सामने हम लाते हैं। बिल्कुल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस ही होता है, ठीक है। वही पैटर्न, वही चीज़ें, वही डिफ़िकल्टी लेवल क्वेश्चन का सारा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और थ्योरी भी हम आपको ज़बरदस्त तरीके से इस चैनल पे पढ़ाते हैं, ठीक ना। तो अगर आप यहाँ से पढ़ते हैं और जो यूनिट मैंने आपको पढ़ाया है अगर उससे आउट ऑफ एक भी क्वेश्चन आपको पूछेगा तो आप फिर आके मुझसे मिलिएगा, ठीक है। चलिए 8वां क्वेश्चन जो है ब्लेंड ऑफ बोथ इंडिविजुअल एंड सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, यानी कि व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों प्रकार के रचनावाद की बात कौन करते हैं? यानी व्यक्तिगत रचनावाद और सामाजिक रचनावाद को दोनों मिश्रित किसने किया और फिर बात की रचनावाद की?
तो यानी बोथ इंडिविजुअल एंड सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म की अगर कोई बात करता है तो वो कौन थे? जीरोम ब्रूनर महोदय थे, जिनका रचनावाद किस नाम से जाना जाता है? संज्ञानात्मक रचनावाद के नाम से जाना जाता है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जीन पियाजे का इंडिविजुअल कंस्ट्रक्टिविज्म होता है तो इसलिए गलत हो जाएगा। लेओ वाइगोस्की का सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म होता है तो ये भी गलत हो जाएगा। और ग्लेसरफील्ड का उग्र रचनावाद यानी रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म होता है तो ये भी चीज़ गलत हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें सही हो जाएगा। चलिए, नौवां जो क्वेश्चन है आपका, नौवां क्वेश्चन क्या है? रचनावाद के अनुसार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक व अधिगमकर्ता की प्रकृति कैसी होनी चाहिए? यानी जो रचनावाद की जो विचारधारा है, जो रचनावाद का दृष्टिकोण है, वो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में यानी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में शिक्षक का नेचर कैसा होना चाहिए, विद्यार्थी का नेचर कैसा होना चाहिए। अगर जो टीचर है वो रचनावाद दृष्टिकोण से पढ़ाना चाहता है, जो छात्र है वो रचनावाद दृष्टिकोण से पढ़ना चाहता है, तो उन दोनों का नेचर कैसा होना चाहिए? तो हमारे पास ऑप्शन पहला है, सुविधादाता टीचर को होना चाहिए, फैसिलिटेटर। और जो बच्चा है उसको अभिप्रेरित यानी मोटिवेट होना चाहिए, कमिटेड होना चाहिए, सक्रिय होना चाहिए, खोजी प्रवृत्ति का होना चाहिए ताकि वो खोज करने में मन लगाए, डिस्कवर करने में उसका इंटरेस्ट हो। और दूसरा ऑप्शन है, टीचर को पूर्ण सक्रिय होना चाहिए, लड़के को प्रेरित होना चाहिए, प्रतिबद्ध होना चाहिए, सक्रिय होना चाहिए, खोजी होना चाहिए। तीसरा ऑप्शन तो जो आपका पहला वाला ऑप्शन मुझे ज़्यादा सही लगता है। और टीचर पूर्ण सक्रिय हो जाएगा तो फिर बच्चा कंस्ट्रक्टिव वे में काम कैसे करेगा? फिर तो पूरा खाना पका के टीचर ही बच्चे को दे दे रहा है तो बस खा लेगा गपागप। तो खाने के लिए खुद बनाना है और फिर खाना है, तब ना कंस्ट्रक्टिव वे में लर्निंग होगी। तो जो टीचर वो पूर्ण सक्रिय नहीं होगा। तो जो दूसरा ऑप्शन है तो आपका गलत हो जाएगा। फिर जो तीसरा ऑप्शन है कि टीचर निष्क्रिय होगा, तो भैया पूरा टीचर यदि निष्क्रिय हो जाएगा तो फिर लर्निंग तो बहुत बेकार हो जाएगी ना, तो तीसरा भी गलत हो जाएगा। चौथा जो है कि टीचर सक्रिय होगा लेकिन बच्चा जो है निष्क्रिय होगा, अनुशासन विहीन होगा, तो बच्चा निष्क्रिय नहीं होना चाहिए। तो जो आपका पूर्णतः मुझे सही लग रहा है वो ए ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं CUET PG में, जो कि बहुत ही डिफ़िकल्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा सरल नहीं होते हैं। चलिए, 10वां क्वेश्चन है, रचनावाद उपागम से संबंधित शिक्षण विधि नहीं है। चलिए, अगर कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच से हम टीचिंग करना चाहते हैं क्लासरूम में, तो किस प्रकार के टीचिंग तो किस प्रकार से टीचिंग मेथड को हमें यूज में लाना चाहिए क्लासरूम में अपने शिक्षण के दौरान? मैं अभी आपकी क्लास 10 जनवरी को होने वाली थी, 10 जनवरी से फिर क्लास आज आपकी 20 जनवरी शायद आई थिंक है, जो भी डेट हो आज, तो आज स्टार्ट हो रही है। तो काफ़ी डिले हुआ है 10 दिन। तो इस डिले का कारण दो था कि मैं बाहर भी चला गया था कॉलेज के कार्यों को लेकर, तो उसके वजह से क्लासेस नहीं अपलोड हो पाई। और दूसरा कारण ये भी था कि मुझे लगा था कि आप लोग फॉर्म नहीं भर पाए होंगे, तो मैंने सोचा कि और भी बच्चे फॉर्म भर लें, इसके बाद क्लासेस स्टार्ट की जाए ताकि ज़्यादा संख्या में बच्चे क्लास को देखें। क्योंकि जब तक बच्चे फॉर्म नहीं भरते हैं तब तक सीरियस तरीके से वो तैयारी भी नहीं करते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत पहले से तैयारी करते हैं, लेकिन जो मैक्सिमम बच्चे होते हैं वो जब तक फॉर्म वॉर्म भर लेते हैं, एग्जाम डेट नज़दीक आने लगता है, तैयारी करते हैं। तो हम लोग भी इसी तरीके से क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। सेशन को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जितना ज़्यादा संख्या में आप लोग इस सेशन को देखेंगे हम उतना ही मोटिवेटेड होते हैं और उतने ही स्पीड में हम क्लासेस भी अपलोड करेंगे। चलिए, तो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। बोला क्या जा रहा है कि जो कंस्ट्रक्टिविज्म मॉडल है, अगर इस मॉडल को हम फॉलो करना चाहते हैं तो किस प्रकार की टीचिंग मेथड को फॉलो करना चाहिए। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? रचनावाद उपागम से संबंधित शिक्षण विधि नहीं है। ये नहीं वाला वर्ड आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि कई बार होता है कि हम लोग पेपर देते हैं और एकदम जल्दी में क्वेश्चन को पढ़ते हैं और ये छोटी चीज़ें ये नहीं हम नहीं पढ़ पाते हैं। हमको लगता है पूछा जा रहा है कि रचनावाद उपागम से संबंधित शिक्षण विधि है, तो जो होता है उसी में से एक ठो मार देते हैं, लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है शिक्षण विधि नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं इसको। जो पहला है आपका ऑप्शन परियोजना विधि, प्रोजेक्ट मेथड। तो आपको पता ही है कि जो प्रोजेक्ट मेथड से यदि पढ़ाया जाएगा तो बच्चे को बहुत ही सक्रिय होना पड़ेगा, उसको रिस्पॉन्स करना पड़ेगा, तो ये तो बिल्कुल है। समस्या समाधान विधि और भी टफ है, इसमें तो बच्चे की भूमिका और बढ़ जाती है, उसके ऊपर लोड और बढ़ जाता है, तो ये भी नहीं होगा। पूछताछ विधि में भी बच्चा रिस्पॉन्स करेगा, अपना तर्क करेगा, तो ये भी नहीं हो पाएगा। व्याख्यान विधि रचनावाद उपागम से संबंधित शिक्षण विधि नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि जब लेक्चर मेथड को अप्लाई किया जाता है क्लासरूम में, तो मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा टीचर है, कौन है भैया? टीचर है, और यहाँ पे स्टूडेंट बैठे हैं। ठीक, स्टूडेंट ये सब बैठ के पढ़ रहे हैं।
चलिए ठीक। अब ये क्या कर रहे हैं, टीचर महोदय लेक्चर मेथड से पढ़ा रहे हैं, बाँच रहे हैं पाठ को या टॉपिक को, उसके बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं, बता रहे हैं। तो फिर बच्चे भी होते हैं, कुछ बच्चे सुनते हैं, कुछ बच्चे सो भी जाते हैं, कुछ बच्चे आँख बंद करने लगते हैं, मतलब ध्यान उन लोग का भटक जाता है, बोर टाइप का होने लगते हैं क्योंकि उनसे कुछ करवाया नहीं जाता है, कुछ बच्चे शैतानी भी करने लगते हैं। तो ये जो विधि है ये रचनावाद उपागम से संबंधित नहीं है क्योंकि इसमें बच्चा रचनात्मक तरीके से नहीं पढ़ रहा है, कुछ क्रिएटिविटी नहीं कर रहा है, ठीक ना, कुछ नया नहीं कर पा रहा है, कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहा है। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा क्योंकि ये रचनावाद उपागम से संबंधित शिक्षण विधि नहीं है। बाकी ये तीनों ऑप्शन इसलिए गलत होंगे क्योंकि ये रचनावाद उपागम से संबंधित शिक्षण विधि है। तो क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, नहीं तो आधा नंबर तो आपका इसी में कट जाएगा। टीचर का सिर्फ ये काम नहीं होता है कि आपको मतलब पढ़ा दे वो यूनिट को, आपको सिलेबस कवर करा दे। टीचर का काम ये भी होता है कि आपको एग्ज़ाम किस तरीके से देना है, एग्ज़ाम की तैयारी किस तरीके से करनी है, इसकी स्ट्रेटजी भी आपसे शेयर करे, आपको वो सारे चीज़ें बताएं जो एग्ज़ाम हाल के दौरान छात्र गलतियाँ कर देते हैं या गलती करने की संभावना होती है। तो इन सभी प्रकार का मार्गदर्शन हम आपको एग्ज़ाम होने तक बिल्कुल देंगे। तो आप इस चैनल से जुड़िएगा। कमेंट में एक बार प्लीज़ बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा। अगर सेशन अच्छा लगा होगा तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अगर कुछ कमी होगी तो वो भी चीज़ें आप बताइएगा। चलिए, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है आपका इस प्रैक्टिस सेशन का। तो ये लास्ट क्वेश्चन क्या है कि रचनावाद उपागम के अनुसार कक्षा प्रबंधन की प्रकृति कैसा होना चाहिए, यानी जो कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच है, जो कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच है, इसके अनुसार जो क्लासरूम है वो कैसा होना चाहिए, उसकी प्रकृति, क्लासरूम का वातावरण कैसा होना चाहिए, क्या डेमोक्रेटिक होना चाहिए, क्या सौहार्दपूर्ण होना चाहिए, और यानी कि कॉर्डियल होना चाहिए, या फिर लर्नर सेंटर्ड होना चाहिए, विद्यार्थी केंद्रित। तो किस प्रकार की प्रकृति होनी चाहिए। तो देखिए, जब हम कंस्ट्रक्टिव वे में लर्निंग की बात करते हैं तो यानी इसका मतलब कि बच्चे को पूर्ण रूप से सक्रिय होना पड़ेगा। बच्चा बहुत चीज़ों में रिस्पॉन्स करेगा, अपनी बातों को रखेगा, वो कई नई चीज़ों को भी प्रस्तुत करेगा, अपना हर चीज़ में समझ वहाँ पे टीचर के सामने रखेगा। पीयर डिस्कशंस होंगे, मतलब जो ग्रुप डिस्कशंस बच्चे करते हैं वो चीज़ होंगे। तो ये सभी चीज़ें होने के लिए कक्षा का वातावरण डेमोक्रेटिक होना चाहिए, हर बच्चा अपने बात को रख सके, वो अंदर से भय रहित, मतलब अंदर से उसके मन में डर ना हो, सौहार्दपूर्ण वातावरण हो, जो टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप है मित्रतापूर्ण हो, और बच्चे को डर न लगे, टीचर से अपनी समस्या को वो रख सके। लर्नर सेंटर्ड होना चाहिए, यानी कि जिस प्रकार से बच्चे की योग्यता है, क्षमता है, रुचि है, अभिवृत्ति है, उसके हिसाब से लेसन प्लान डिजाइन करना होगा, उस प्रकार से क्लासरूम में पढ़ाना होगा टीचर को। ये चीज़ है, बच्चों का जो लर्निंग स्टाइल होगा उसी हिसाब से लेसन प्लान को डिजाइन करके उसमें क्लासरूम में पाठ का विकास करना होगा, प्रकरण का विकास करना होगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। अगर हम रचनावाद मॉडल को फॉलो करते हैं क्लास में पढ़ाने के लिए तो क्लासरूम का जो इन्वायरमेंट होना चाहिए वो डेमोक्रेटिक होना चाहिए, कॉर्डियल होना चाहिए और लर्नर सेंटर्ड होना चाहिए। तो आज हमने आपको 11 क्वेश्चन कराए और किस टॉपिक पे कराए, कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच टू लर्निंग। अगर इन 11 क्वेश्चंस में आपको कहीं पे दिक्कत है, कुछ चीज़ें समझ नहीं आई है, तो पहले तो थ्योरी की क्लास इसकी देखिएगा, उसके बाद भी कहीं कुछ दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके बाद भी एक प्रैक्टिस सेशन ही अभी अपलोड होगा, यानी कि इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास आएगी वो भी प्रैक्टिस सेशन की ही रहेगी। उसमें हम पढ़ेंगे इक्लेक्टिक अप्रोच टू लर्निंग। क्या पढ़ेंगे, चलिए मैं उसको थोड़ा सा लिख ही देता हूँ। इक्लेक्टिक अप्रोच टू लर्निंग, उदार दृष्टिकोण क्या कहता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को लेके या लर्निंग प्रोसेस को लेके, इससे संबंधित नेक्स्ट क्लास में हम प्रैक्टिस सेशन देखेंगे। तो ये चीज़ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि उससे पहले आप इसकी थ्योरी की क्लास देख के प्रिपेयर हो जाइएगा ताकि प्रैक्टिस सेशन आपको अच्छे से समझ में आए। इसकी थ्योरी की क्लासेस अपलोड हो गई हैं। इसके बाद हम इंटेलिजेंस यानी यूनिट 4 में चलेंगे, बुद्धि को पढ़ेंगे, बुद्धि और व्यक्तित्व को। ठीक है, बहुत मजा आएगा। साइकोलॉजी बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको
समझाऊंगा। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इन्हीं सब चीज़ों में फंसते हैं, साइकोलॉजी वाला पोर्शन ही उनको टफ लगता है और यहीं से ज़्यादा क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ऐसा पढ़ा दूंगा, इस तरीके से आपकी तैयारी करा दूंगा कि जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे, आपके सामने आप जब बैठे रहेंगे, क्वेश्चन को टिक करेंगे, तो जो चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई है, जो चीज़ें मैंने आपको समझाई है, बिल्कुल आपके मस्तिष्क में वो चीज़ें इमेजिन करेंगी, वही चीज़ें घूमेंगी। तो आप बहुत स्पीड में क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे और आपका बहुत ही अच्छा स्कोर आएगा। चलिए, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, फिर हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आपका जो भी राय, सुझाव या फिर जो भी आप कहना चाहते होंगे, कमेंट के माध्यम से हमसे बताइएगा। चैनल पे नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो का डिस्क्रिप्शन एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। सारी महत्वपूर्ण प्लेलिस्ट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दी जाएंगी। और फिर चलिए, ठीक है।